हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। इस वीडियो में हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो भारत में होने वाली सभी एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप वीडियो लाइक करो या ना करो, चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो, पर वीडियो में बताए गए 50 प्रश्नों को जरूर याद कर लेना क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। तो एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। आपको ध्यान रखना है, एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। जो प्राकृतिक तत्व होते हैं यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो आपको अच्छे से इसको याद रख लेना है, एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार में एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। दो अलग अलग तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है तो जो पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं यौगिक। आपको ध्यान रखना है, निश्चित अनुपात में जब भी मिलाएंगे तो वहां बनेगा यौगिक। दो तत्वों को आप जब भी निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो आपको यौगिक प्राप्त होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में, यहां पर बोला गया है किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। तो किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे की एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है तो आपको ध्यान रखना है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों गुण जिनके अंदर मिलते हैं उसको उपधातु कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है, उपधातु होती है 6। कितनी होती है? 6 होती है। तो कौन कौन सी होती है? तो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। तो आपको ध्यान रखना है, टेल्यूरियम नामक उपधातु के बारे में रेलवे जेई की एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको यह 6 की 6 नाम याद रखना है। और एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको उपधातु कहते हैं और उपधातु 6 होती है। स्क्रीन पर आपको जो नाम दिख रहे हैं आपको अभी इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। तो जो धातु भी है पर विद्युत का कुचालक भी है। तो धातु विद्युत का कुचालक कौन सा है? तो यह होता है लेड, जिसको हम हिंदी में सीसा कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, लेड को हम हिंदी में सीसा कहते हैं। तो जो लेड होता है यह धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है और इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है, 82 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक जो है 82 है। तो आपको ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। तो इसका नाम है लेड, सीसा और इसका परमाणु क्रमांक 82। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। ऐसी कौन सी अधातु है जिसमें धातुई चमक पाई जाती है। तो ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों ऐसी अधातु है जिनमें धातुई चमक पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी अधातु जिसमें धातुई चमक पाई जाती है यह ग्रेफाइट और आयोडीन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त, दोनों में धातुई चमक पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। अभी मैंने आपको 6 उपधातु याद करवाई थी तो आपको याद कर लेना है उसको, उसी के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन आने वाली एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो हमको देखना है ऑप्शन में क्या क्या दिया है। आर्सेनिक, बिल्कुल आर्सेनिक उपधातु है। एंटीमनी, एंटीमनी भी उपधातु है। टेल्यूरियम, टेल्यूरियम भी उपधातु है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी उपधातुएं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन एक यौगिक है? तो आपको यौगिक पहचानना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो ऑप्शन देखते हैं। वायु, वायु एक मिश्रण है। पारा, पारा भी एक तत्व है, आपको ध्यान रखना है। पारा मरकरी एक तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक 80 होता है, तो वायु मिश्रण है, पारा तत्व है। ओजोन भी एक तत्व है। यहां पर जो अमोनिया है, अमोनिया एक यौगिक है, आपको ध्यान रखना है। अमोनिया क्या है? एक यौगिक है, इसका फार्मूला होता है NH3। तो आपको ध्यान रखना है अमोनिया क्या है? अमोनिया एक यौगिक है, इसका फार्मूला होता है NH3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो मिट्टी का तेल या केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता? तो मिट्टी का तेल या केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है। यह हाइड्रोकार्बन का रूप है, आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। सीमेंट, रेत और कांच में आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, पर मिट्टी का तेल या केरोसिन में आपको ऑक्सीजन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल एक यौगिक है क्योंकि? तो यहां पर देखते हैं, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, इसीलिए जल एक यौगिक कहलाता है। जल का फॉर्मूला क्या होता है? तो H2O। तो देखिए, दो भिन्न तत्व एक रासायनिक बंध से इसमें जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम इसको यौगिक कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना, जल एक यौगिक है क्यों? क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है और वायु क्या है? तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि वायु एक मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है, तो वायु गैसों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पहचानते आना चाहिए। निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? तो देखिए, जल यहां पर यौगिक है, पारा यहां पर तत्व है, सोडियम क्लोराइड NaCl यहां पर यह भी यौगिक है। तो निम्न में से क्या यौगिक या तत्व नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि वायु एक मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है, यह तत्व या यौगिक नहीं होता है। तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? तो यह होती है प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो जो स्टील होता है यह एक मिश्रण है, पीतल होता है यह भी एक मिश्रण है, हीरा होता है, हीरा एक तत्व है। तो यहां पर जो रेत है, रेत यहां पर एक यौगिक है और इसके अंदर होता है सिलिका। तो आपको ध्यान रखना है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यहां पर जो होता है यह रेत में होता है, तो रेत एक यौगिक है, आपको ध्यान रखना है। यहां पर जो स्टील है यह एक मिश्रण है, पीतल यह भी एक मिश्रण है और हीरा एक तत्व है, जबकि रेत क्या है? एक यौगिक है जिसमें सिलिका पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर भी एक यौगिक है, आपको ध्यान रखना है, ब्लीचिंग पाउडर भी एक यौगिक है। और आपको यह स्क्रीन पर जो फार्मूला दिख रहा है, आपको अभी इसको घोट लेना है, इसको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। आपको ध्यान रखना है, ब्लीचिंग पाउडर का नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। इसका फॉर्मूला है CaClO और 2। तो आपको ध्यान रखना है, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण एक यौगिक है और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो आपको ऑप्शन देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो कांच एक मिश्रण है, पीतल एक मिश्रण है, इस्पात मतलब स्टील भी एक मिश्रण है। तो यहां पर ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है, यह एक तत्व है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी प्रकार आप पहचान सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बारूद होता है, तो बारूद क्या है? तो बारूद जो है
यह मिश्रण होता है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बारूद जो है यह एक मिश्रण होता है। तो किस किस चीज का मिश्रण होता है आपको यह ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट होता है, सल्फर होता है और चारकोल होता है। आपको ध्यान रखना है, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। और जो बारूद होता है, बारूद एक मिश्रण होता है पोटेशियम नाइट्रेट का, सल्फर का और चारकोल का। आपको इसको अभी याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोयला है, तो भाई कोयला क्या है यह आपको कमेंट करके बताना है। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कोयला क्या होता है, तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है या निम्न में से कुछ नहीं होता। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हीरा डायमंड है, तो हीरा एक तत्व है। आपको ध्यान रखना है, हीरा एक तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा। तो इस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह किसने बोला था। तो यह बोला था कणाद ने। आपको ध्यान रखना है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह कणाद ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है। तो आपको पहचानना है ऑप्शन में से कौन सा एक तत्व है। तो जो माणिक्य होता है ये एक पत्थर है, नीलम होता है यह भी एक पत्थर है, पन्ना होता है यह भी एक पत्थर है और ये तीनों यौगिक में काउंट किए जाते हैं, यौगिक में इनको गिना जाता है। तो माणिक्य, नीलम, पन्ना ये तीनों यौगिक है और ये विभिन्न प्रकार के कलरों में उपलब्ध होते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है हीरा, यह एक तत्व है। आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो वायु यहां पर क्या है, वायु यहां पर मिश्रण है। आप सभी को पता है वायु यहां पर मिश्रण है। ऑक्सीजन एक तत्व है, पारा एक तत्व है, धातु है। तो अमोनिया जो होता है यह एक रासायनिक यौगिक होता है और आपको कमेंट में अमोनिया का फॉर्मूला लिख के बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्रण है, तो मिश्रण निम्नलिखित में से कौन सा है आपको बताना है। तो जो इस्पात होता है, स्टील होता है, यह एक मिश्रण है। ध्यान रखना है, स्टील क्या है, एक मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध तत्व कौन सा है। शुद्ध तत्व कौन सा है निम्नलिखित में से। तो देखिए कांच क्या है, कांच भी एक मिश्रण है। सीमेंट भी क्या है, सीमेंट भी एक मिश्रण है। जो सोडियम होता है Na, यह एक शुद्ध तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। आपको ध्यान रखना है, सोडियम जो है यह एक शुद्ध तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। तो यह हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत किसने दिया। तो परमाणु का सिद्धांत किसने दिया आप सभी को पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। तो जॉन डाल्टन के द्वारा पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया गया था। आपको ध्यान रखना है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, परमाणु का जो नाभिक होता है उसका आकार कितना होता है। तो उसका आकार होता है 10 की घात -15 मीटर। आपको ध्यान रखना है, 10 की घात -15 मीटर परमाणु के नाभिक का आकार होता है। और यदि आपसे पूछे परमाणु का आकार कितना होता है, तो 10 की घात -10 मीटर यह होता है परमाणु का आकार। आपको ध्यान रखना है, नाभिक का आकार होता है 10 की घात -15 मीटर और परमाणु का आकार यदि पूछता है तो 10 की घात -10 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अभी याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। तो अस्थायी कण यहां पर न्यूट्रॉन होता है। आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रॉन जो है यह एक अस्थायी कण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। तो भाई परमाणु क्रमांक हम किससे पता लगा सकते हैं। तो परमाणु क्रमांक हम प्रोटॉनों की संख्या से पता लगा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, परमाणु क्रमांक हम प्रोटॉनों की संख्या से
पता लगा सकते हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि जब भी हमको परमाणु क्रमांक के बारे में बात की जाती है हमसे, तो हम प्रोटॉनों की संख्या के देखकर उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो परमाणु का जो नाभिक होता है, परमाणु और उसके जो नाभिक होता है, इसमें कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के जो नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आपको ध्यान रखना है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो आपको ध्यान रखना, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? ऐसा कण जिसके ऊपर आवेश नहीं होता, आप सभी को पता होगा, आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा। तो जो न्यूट्रॉन होता है इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, ये उदासीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? मतलब एक कण की संख्या मान लो 10 है, तो दूसरे कण की संख्या भी 10 होना चाहिए। तो कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यह समान संख्या में परमाणु में पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान संख्या में पाए जाते हैं, इसीलिए जो परमाणु होता है यह उदासीन होता है। तो आपको ध्यान रखना है, परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। और उदासीन क्यों होता है? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उतने ही यहां पर प्रोटॉन पाए जाते हैं, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आता है और इसका जो स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, इसको गलत लगा के आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया है? तो इनका नाम है मिलिकन। बहुत से स्टूडेंट, लगभग सभी स्टूडेंट इसका उत्तर थॉमसन लगा देते हैं, पर जिसने अच्छे से पढ़ा हो, जो इसमें कंफ्यूज ना हो, वो इसका उत्तर मिलिकन देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो मिलिकन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। आपको ध्यान रखना है, -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पर होता है। यदि प्रोटॉन की बात की जाए तो +1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, यह प्रोटॉन पे होता है। प्रोटॉन में सिर्फ क्या होता है, यहां पर प्लस लगता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस लगता है। इसीलिए जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब इस पर इसका जो आवेश है, ये दोनों का आवेश समान है, पर यहां पर जो प्लस और माइनस का जो साइन दिख रहा है, आपको चिन्ह दिख रहा है, इसके कारण ये न्यूट्रल हो जाते हैं। इसीलिए जो परमाणु होता है यह उदासीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है, इसका उत्तर है परमाणुओं के न्यूक्लियस की। तो इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की है? इस प्रकार से भी ये पूछा जाता है। तो परमाणु के नाभिक की खोज की है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु विद्युत होते हैं, तो परमाणु विद्युत के कैसे होते हैं? अभी मैंने आपको बताया, उदासीन होते हैं, और आप सभी जानते हैं कि उदासीन क्यों होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बड़ा सिंपल प्रश्न है, कई सालों से एग्जाम में पूछा जा रहा है, और आप बेसिक तैयारी भी करते हो, तो आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, आपको कमेंट करके बताना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? 4 ऑप्शन आपके पास है, थॉमसन, नील्स बोहर, रदरफोर्ड और फैराडे। तो आपको 4 में से बताना है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, कमेंट करके। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की है? तो प्रोटॉन की जो खोज है यह गोल्डस्टीन के द्वारा की गई है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, कई सालों से एग्जाम में पूछा जाता है, बड़ा पुराना प्रश्न है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की है? तो यह गोल्डस्टीन द्वारा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की है? यह भी बड़ा पुराना प्रश्न है। तो जो जेम्स चैडविक थे, 1932 में इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो आपको ध्यान रखना है, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज 1932 में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? यह बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है, क्योंकि आपने
इसको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या नहीं भी देखा है तो इसको आज यहां देख लीजिए वीडियो में और इसको अभी दिमाग में घुसा लीजिए, इसको याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में यह पूछा जाता है। तो निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना है कणीय तरंग की द्विप्रकृति की बात कर रहे हैं तो यह इलेक्ट्रॉन में मिलती है। तो कणीय तरंग की द्विप्रकृति इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है। एक बार फिर से बोल रहा हूं क्योंकि आपको याद हो जाए, कणीय तरंग की द्विप्रकृति इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इंपॉर्टेंट है, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन है। आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन है। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो अभी हमने इस पे चर्चा की थी कि परमाणु का नाभिक किसने खोजा था। तो जो परमाणु का जो नाभिक है यह रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था। आपको ध्यान रखना है, परमाणु का जो नाभिक होता है यह रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमको ऑप्शन देख के बताना है कि ऐसे कौन से भारतीय वैज्ञानिक है जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। तो इनका नाम है बोस। आपको ध्यान रखना है, इनका नाम क्या है? बोस। यह जो बोस है इन्होंने एक बोसान थ्योरी लिखी थी, जिनको जो हिंग्स नाम के एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे उन्होंने आगे बढ़ाया और एक विशिष्ट मूल कण की खोज की और उस कण का नाम रखा है हिंग्स बोसान। तो आपको ध्यान रखना है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, उस वैज्ञानिक का नाम बोस है और उस मूल कण का नाम है हिंग्स बोसान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह प्रश्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता रहा हूं कि किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। कई बच्चे इसको, कई कैंडिडेट इसको गलत कर देते हैं। तो किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। और हाइड्रोजन में भी किसमें होता है, किसमें नहीं होता है? तो एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है टाइट्रियम। तो जो प्रोटियम होता है, प्रोटियम का जो फॉर्मूला होता है H11 होता है, तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन का जो प्रोटियम समस्थानिक होता है इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो इनका नाम है डी ब्रॉगली। आपको ध्यान रखना है, डी ब्रॉगली के द्वारा इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज हुई थी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार फिर से पढ़ देता हूं, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इनका नाम था डी ब्रॉगली। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो एक तत्व है, उसके सबसे छोटे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, तत्व के सबसे छोटे भाग को हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं परमाणु। आपको ध्यान रखना है, इसमें गलत नहीं करना है, तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परमाणु का रासायनिक व्यवहार, कि यह परमाणु किस प्रकार से व्यवहार करता है, यह किस पे निर्भर करेगा? तो परमाणु का जो रासायनिक व्यवहार होता है यह न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। आपको ध्यान रखना है, परमाणु का जो रासायनिक व्यवहार होता है यह इसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट है, आपको अभी याद करना है, परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? इसके नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो जो द्रव्यमान संख्या होती है यह किसका योग है? तो यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। जो नाभिक होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इन दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो द्रव्यमान संख्या मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या में अंतर को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं द्रव्यमान क्षति। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है? आपको ध्यान रखना है, इसका उत्तर है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो में कोई भी द्रव्यमान और कोई भी आवेश नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है न्यूट्रिनो का नाम, कि ऐसा न्यूक्लियर कण है जिसमें कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता, इसका नाम है न्यूट्रिनो।
तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो और इसी प्रकार के वीडियो आगे देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।